नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं नसीबों का लिखा का चौथा और अंतिम भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले, कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुने। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। प्रिंस, ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज मुझसे दूर रहो, वो चिल्ला रही थी। पर प्रिंस बहरा हो करके उसके कपड़े फाड़ने में लगा था। वो उसे धक्का दे करके बाहर भागना चाहती थी, पर वो उसे आनंद के बेड की तरफ धकेल देता है। उसका बेड डबल साइड का था। वो उसे उसी बेड पर खींच लेता है और फिर से उसके कपड़े फाड़ने लगता है और थप्पड़ों से मारता भी है। काजल अपना बचाव करते करते उसके मार से थकने लगी थी। वो रोते हुए आनंद को आवाज देती है, आनंद मुझे बचा लो अपने इस पागल भाई से। आनंद उठो, मुझे बचाओ, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, प्लीज मुझे बचा लो। वो आनंद का हाथ पकड़ करके उसे झकझोरने लगती है। अचानक से आनंद अपनी आंखें खोल देता है और अपना हाथ बढ़ा करके ऑक्सीजन मास्क हटाते हुए उठ करके बैठता है। प्रिंस, छोड़ो काजल को, बहुत ही ठंडे स्वर में कहता है और उसके अचानक ठीक होने से अचकचा जाता है और बेड से उतर करके नीचे खड़ा हो जाता है। काजल अपने फटे कपड़े से खुद को समेटती बेड के एक कोने में सर पैरों में छुपा करके बैठ जाती है। वो रो रही थी। आनंद उसके चेहरे पर पड़े थप्पड़ों के निशान देख करके गुस्से में भर चुका था। भाई, तू ठीक हो गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो उसके गले लगता है पर आनंद उसे धकेल करके खुद से दूर कर देता है। तूने काजल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तुम्हें पता है ना मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, फिर तूने ऐसा कैसे किया। उसका बोलने का लहजा बेगानों की तरह हो रहा था। तभी रानी चाय ले करके उसे आनंद को सही सलामत बैठे देख करके बहुत गुस्सा आता है। आनंद रानों को देख करके थोड़ा सा दुखी होता है। उसके चेहरे पर फैली उदासी वो महसूस करता है। रानो, काजल को ले जाओ और अपने कपड़े दो पहनने के लिए। उसका ध्यान काजल पर जाता है। वो रोते हुए सर घुटनों में छुपाए बैठी थी। उसके कपड़े लगभग आधे फट चुके थे। रानो उसके गिरे दुपट्टे को उठा करके उसे ढकती है और पकड़ करके नीचे ले करके चली जाती है। प्रिंस, अब बोलो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हारा सौतेला भाई नहीं, अपना भाई हूं ना तुम्हारा। फिर तूने ऐसा क्यों किया? जब तुम जानते हो कि काजल से मैं प्यार करता हूं तो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? वो अब क्रोध में आने लगा था। भाई, ऐसा मत बोलो। मैंने तुम्हें ठीक करने के लिए काजल को पकड़ करके यहीं लाया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आप उसके पास रहने से उसकी आवाज़ सुनने से ठीक हो सकते हैं। पर मैं थोड़ा सा बहक गया था, मुझे माफ़ कर दो भाई। वो आनंद से माफ़ी मांगने लगा था। आनंद चुपचाप उठ करके वॉशरूम चला जाता है। प्रिंस वहीं खड़ा मन ही मन खुद को कोस रहा था जब वो काजल के चेहरे पर मोहित हो करके उसके साथ जबरदस्ती करने पर उतारू हो गया था। पर उसे खुशी थी कि अब आनंद होश में आ चुका था और अब पापा दोनों भाइयों में अपने बिजनेस का बंटवारा कर दे। वो अपने पापा को फोन करता है, पापा, भाई ठीक हो गया है और अभी वो वॉशरूम गया है खुद से चल करके। तो आप आज ही हम दोनों में जायदाद का बंटवारा कर दीजिए। वो बहुत खुश था। उसके पापा फोन पकड़ करके सोच में पड़ जाते हैं। प्रिंस की बात सुन करके उनकी शर्त ही थी कि जब तक आनंद ठीक नहीं होता है वो प्रिंस को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। बचपन में उसके सर से माँ की छाया उठने के बाद वो दोनों आवारा गर्दी और गुंडागर्दी में लग गए थे। प्रिंस तो किसी तरह विदेश जा करके पढ़ा भी, पर वो आनंद को बाहर नहीं भेज पाए। वो अक्सर आनंद के आदतों की वजह से कॉलेज में शर्मिंदा हो जाते थे। काजल वाले मैटर में उन्हें आनंद के साथ ही ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वो काजल और सौर को मारना चाहते थे, पर आनंद काजल से शादी करना चाहता था। वो उनसे अलग हो करके दूसरे घर में रहने लगता है और अपनी आवारागर्दी को पूरा करता था। जब उससे काजल नहीं पटी तो वो उसे जबरदस्ती उठा करके लाने गया था, जहां उसकी वैसी हालत हो गई थी। प्रिंस लंदन से
जब वापस आया तो अय्याशी करने के लिए पापा से हर वक्त पैसे चाहता था। मना करने पर वो जायदाद का बंटवारा करवाने पर उतारू हो गया था। उसके पापा उसकी जिद से परेशान हो करके आनंद के ठीक होने की शर्त रख चुके थे। अब आनंद ठीक हो गया था तो उन्हें अपने किए वादे को निभाना था। वो थोड़ा खुश और थोड़ा उदास हो करके अपने ऑफिस से उसके घर की तरफ मिलने चल देते हैं। राजन वापस आ चुका था और पूरे पुलिस फोर्स को चारों तरफ काजल की तस्वीर देख करके फैला चुका था। वो उसे किसी भी हालत में ढूंढ कर निकालने में लगा था। वो सौर के घर आ करके ममता जी को काजल की कोई परेशानी के बारे में पूछता है। वो लोग बातचीत कर रहे थे तभी लिली मुख्य द्वार से अंदर आते हुए दिखी। बहादुर उसे रोक रहा था पर वो उसकी आवाज़ को इग्नोर करके ममता जी के पास आ करके उनके पैर पकड़ करके रोने लगती है। आंटी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मैं लंदन से वापस आ गई हूँ और यहीं होटल में रहती हूँ। अब मुझे बदलना है। मुझे आप लोगों की तरह सादा जीवन जीना है। मेरे मम्मी पापा ने मुझसे गुस्सा हो करके पैसे भेजना बंद कर दिया। मैंने काम की तलाश में हूँ। जब तक मुझे काम मिलता है और कुछ पैसे हाथ में आते तब तक मुझे अपने घर में रहने दीजिए। मैं सारा काम कर दिया करूँगी। आंटी मैं बदल गई हूँ, प्लीज़ मुझ पर विश्वास कीजिए। मैंने काजल को भी बहुत बेइज्जत किया है। वो कहाँ है, मैं उससे भी माफ़ी मांग लूँगी। रोते हुए वो सौर की तरफ मुड़ती है। सौर तुम भी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। मैं तुम्हारे प्यार को समझ ही नहीं पाई और तुम्हें अपनी नासमझी में खो बैठी। कह करके वो तेज से रोने लगती है। सौर कुछ नहीं बोलता। चुप हो जाओ लिली, हम लोग यहाँ खुद बहुत परेशान हैं। काजल 2 दिन से गायब है, उसे कॉलेज से किसी ने उठा लिया है। ठीक है लिली, तुम पर मैं एक बार फिर भरोसा करके रख लेती हूँ। कह करके ममता जी शीतल को बुलाती हैं। इसे गेस्ट रूम में ले जाओ, ये वहीं रहेगी अब, कहती हैं। शीतल, सौर और राजन तीनों एक साथ ममता जी के फैसले पर चौंक करके उनका मुंह देखने लगते हैं। सौर उन्हें रोकना चाहता था पर राजन उसका हाथ दबा करके चुप करा देता है। लिली उठ करके शीतल के पीछे गेस्ट रूम की तरफ चल देती है। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान छाई हुई। राजन ममता जी को ढांढस बंधा करके बाहर निकलता है तो सौर उसे गेट पर छोड़ने आता है। तुमने मुझे क्यों रोका? मुझे पता है वो लड़की कभी सुधरने वाली नहीं है। वो फिर झूठ बोल रही है। माँ तो भोली है, उसकी बातों में फिर से आ गई हैं। सौर को लिली को देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। देख यार, वो जैसी है पर अभी आंटी जी को उससे मदद मिलेगी। वो काजल के गम में बीमार रहने लगी हैं। वो रहेगी यहाँ तो आंटी जी का मन बहल जाएगा ना। वो सौर को समझाता है और उससे विदा लेकर के चला जाता है। तुम कुछ भी कहो राजन, पर ना जाने क्यों मुझे इसका यहाँ आना कोई षड्यंत्र की तरह लग रहा है और मैं इस बात का पता लगा करके रहूँगा। मैं वो मन ही मन में फैसला करके अपनी गाड़ी में बैठ करके बाहर निकल जाता है। शीतल उसे गेस्ट रूम में छोड़ करके जा चुकी थी। वो दरवाजा अंदर से बंद करके बेड पर लेट जाती है। मैं जानती थी यही होगा। ये सीधे साधे लोग मुझसे क्या मुकाबला करेंगे। अपनी जीत पर जोर से हंसती है। अब कुछ ही दिन में मैं सौर के दिमाग से काजल का भूत निकाल दूंगी और उसे अपना दीवाना बना लूंगी। वो खुश हो करके अपने और सौर के मीठे सपनों में खो जाती है। काजल को रानो मुंह हाथ धुला करके अपने नए कपड़े जो कभी आनंद ही खरीद करके ला करके दिया था पहना देती है। वो रह रह करके सिसक उठती थी। जब से वो सौर के घर से आई थी तब से सब उसके साथ प्यार से ही बात करते थे। जब से वो सौर के घर में आई थी तब से सब उसके साथ प्यार से ही बात करते थे। वो इस व्यवहार की उम्मीद छोड़ चुकी थी पर आज वो उसके साथ होते होते बचा ये सोच करके वो शांत हो गई थी, पर सिसकियां थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। काजल चुप हो जाओ, अब आनंद होश में आ चुका है। प्रिंस तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता है। काश कि आनंद कल रात ठीक हो जाता तो मेरी इज्जत लुटने से बच जाती। वो उसे समझाती, खुद ही रोने लगी थी। काजल उसे चुप कराती, सब बात उससे पूछती है। वो रो रो करके सब कुछ बता देती है। काजल
आनंद कितना भी आवारा है, भले उसने मुझे पकड़ करके लाया था, पर आज तक खुद के सिवा मुझ पर किसी की गलत नज़र नहीं पड़ने दी। वो मेरे साथ बहुत ही प्यार से पेश आता था, मुझे हर ज़रूरत की चीज़ ला करके देता था। उसकी इन अच्छी आदतों से मैं उसे पसंद करने लगी थी, पर जब से उसकी वैसी हालत हुई है, प्रिंस ने मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर करके रख दी है। और कल रात तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उसका रोना तेज हो गया था। काजल उसे आगे बढ़ करके गले से लगा लेती है। आनंद रानो के कमरे में काजल को देखने आ रहा था। उसकी बात सुन करके दरवाजे पर ही ठिठक जाता है और सब सुन करके उल्टे पैर वापस चला जाता है। वो वहाँ से सीधे प्रिंस के कमरे में आता है और प्रिंस को पकड़ करके थप्पड़ खींच करके मारता है। मैंने काजल को तो तुझसे बचा लिया, पर तूने रानो के साथ बहुत बुरा किया। मैं तुझे उसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा, कह करके फिर से उसे मारने लगता है। तभी सुनील और मुन्ना के साथ उसके पापा भी आते हैं। वो दोनों आनंद से प्रिंस को छुड़ाते हैं। ये क्या हरकत है आनंद, तुम्हें कुछ पता नहीं है? जो इसने तुम्हारे खातिर किया है वो उसे डांटते हुए कहते हैं। पापा, इसने क्या किया है क्या नहीं मुझे कुछ नहीं जानना है, पर इसने रानो के साथ बहुत गलत किया है। अपने कमीने दोस्तों को नशे में छोड़ करके खुद बेहोश हो गया और उन लोगों ने उसके साथ कहते हुए चुप हो जाता है। भाई, आप तो काजल से प्यार करते हैं ना, फिर रानो से हमदर्दी क्यों हो रही है आपको? प्रिंस चिढ़ करके बोलता है। हाँ, करता हूँ काजल से प्यार, पर मुझे रानो की बेइज्जती भी पसंद नहीं है, वो चिल्ला करके कहता है और रानो के कमरे में वापस जाता है। वो दोनों एक दूसरे के गले लग करके अभी भी रो रही थी। उसके दिल में रानो के लिए प्यार उमड़ पड़ा और वो काजल के लिए भी बहुत दुखी हो गया था। रानो, तुम रो मत, अब मैं ठीक हो गया हूँ। अब तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैं तुमसे शादी करूँगा और अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा। तुम्हारे साथ हुए बदसलूकी को तो मैं बदल नहीं सकता, पर तुमसे शादी करके तुम्हें इज्जत की जिंदगी जरूर दूंगा। वो आश्चर्य से अपनी तरफ देखती रानो को खींच करके गले लगा लेता है। मैं तुम्हारे साथ हुए गलत के कारण तुम्हें नहीं अपना रहा हूँ, बल्कि मेरी कोमा वाली हरकत में सेवा करने और मुझसे प्यार करने के कारण अपना रहा हूँ। हमारी शादी कल ही पूरे समाज के बीच पूरी रीत रिवाज के साथ होगी। वो उसके गले से लगी खुशी से रोने लगती है। वो तो उसके मरने का इंतजार कर रही थी, पर आज उसके द्वारा दी जाने वाली इज्जत और मान सम्मान वो दिल से आनंद को जिंदगी की दुआ देने लगी थी। काजल उन दोनों के लिए बहुत खुश होती है। वो उन दोनों को मुबारकबाद देने उठ करके खड़ी होती है कि बेहोश हो करके बेड पर गिर जाती है। रानो और आनंद एक साथ चिल्लाते हैं, काजल! सब लोग उनकी चीख सुन करके दौड़े चले आए थे। आनंद डॉक्टर को फोन करता है और रानो पानी उसके चेहरे पर डाल करके होश में लाने की कोशिश करने लगती है। वो बेसुध पड़ी थी, उसका मुंह सूखा हुआ था। इनको इतनी कमजोरी कैसे हो गई है? खाना नहीं खाती थी क्या? मैंने ये विटामिन और ताकत की दवाइयाँ लिख दी हैं, इन्हें देते रहिए, ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने काजल का चेकअप करने के बाद आनंद से कहा। वो दवा की पर्ची आनंद के हाथों में थमाते बाहर निकल गए। रानो धीरे से बोली, जब से यहाँ आई है प्रिंस सर ने इसे खाना नहीं खाने दिया, शायद इसलिए इसकी तबीयत खराब हो गई है। क्या? इसने 2 दिन से खाना नहीं खाया है? वो चौंक करके बोला। रानो इनकार में गर्दन हिलाते हुए। प्रिंस उसकी ओर गुस्सा करके देखने लगा था, जिससे वो डर रही थी। प्रिंस, तू सच में शायद इसको मारना चाहता था, इसलिए 2 दिन से इसे खाना नहीं दिया है और ऊपर से मारता रहा। आनंद दांत पीसते हुए बोला। भैया, ऐसी बात नहीं है, मैं भूल गया था और इस रानो ने याद भी नहीं दिलाया मुझे। वो सारा इल्जाम रानो के सर पर डालता बोला। चुप रहो, खुद का पार्टी करना याद रहा और जीती जागती लड़की याद नहीं रही। क्या बोलूं मैं तुम्हें, तुम तो आज क्या ना कर डालते इसके साथ। वो गुस्से से कहते हुए बेबस हो करके काजल के चेहरे पर फैली उदासी को देखने लगता है। भैया, आखिर आपको इससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? अब आप रानो से शादी करने का सोच चुके हैं तो इसका क्या कीजिएगा? वो होश में आती काजल की ओर इशारा करता है। इसे पूरी तरह ठीक होने दो,
फिर सोचता हूँ। वो कुछ देर रुक करके बोला। रानो उसके लिए खाना लेने चली गई और प्रिंस भुनभुनाते हुए बाहर निकल गया। आनंद उसके पास बैठ गया। काजल प्लीज मुझे माफ कर दो, आज तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैं सौर से भी माफी मांग लूंगा, वो पश्चाताप करते हुए बोला। काजल उसके चेहरे को गौर से बेयकीनी सी हो करके देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही आनंद है जो उसके साथ जबरदस्ती करने पर उतारू था। वो उसका कोई छल समझ रही थी पर कुछ जवाब नहीं दी। पापा, आप चाहते थे ना मैं आपका बिजनेस संभालूं और एक अच्छा बेटा बनूं। मैं तैयार हूं एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। आप मेरी और रानो की शादी कल करवा दीजिए। मैं अब मुश्किल से दोबारा मिली जिंदगी को हंसी खुशी बिताना चाहता हूँ। वो बदला बदला सा काजल के साथ साथ अपने पापा को भी आश्चर्यचकित कर रहा था। यदि ऐसी बात है बेटा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे नई शुरुआत में। मैं अभी ही सब तैयारी करवाना शुरू करता हूँ। काजल, मैं तो तुमसे नफरत करने लगा था पर तुम्हारी वजह से मेरा बेटा सुधर रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ और अब अपने दिल से तुम्हारे लिए सारी नफरतें मिटाता हूँ। तुमको मैं सही सलामत तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, ये मेरा वादा है। बेटी, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और एक बहन की तरह आनंद और रानो की शादी का इंतजाम देख लेना। वो खुशी से आनंद को अपने गले से लगाते हैं और उसका पीठ थपथपाते हैं, काजल के सर पर आशीर्वाद देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। रानो काजल को बहुत प्यार से खाना खिलाती है। वो बहुत खुश थी। उसने इज्जत की जिंदगी की आस ही छोड़ दी थी पर काजल के कारण उसे जिंदगी एक मौका और दे रही थी। काजल खाने के बाद उसके साथ कल की तैयारियों के बारे में बातचीत करने लगी। प्रिंस ने जब सुना कि आनंद काजल को घर वापस भेज देगा तो गुस्से से बौखला गया। भाई, आपकी यदि उससे शादी नहीं करनी है तो अपने शादी के साथ ही मेरी उससे शादी करा दीजिए। मैं उसे पसंद करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। आनंद डेकोरेशन करने वाले को समझा रहा था तब प्रिंस उससे जा करके बोला। वो उसकी बात सुन करके पहले तो कुछ देर उसे देखता है, फिर उस आदमी को एक नौकर के साथ दूसरे कमरे में सजावट करने भेज देता है। प्रिंस, तुम काजल जैसी लड़की के लायक नहीं हो कि तुम्हारी शादी उससे करा दूं, और वैसे भी वो तुम्हें पसंद नहीं करती है, आनंद उसे प्यार से कहता है। भाई, वो शादी के बाद मुझे पसंद करने लगेगी, प्लीज मुझे काजल से ही शादी करनी है। वो बात समझने को तैयार नहीं था। ऐसी बात है तो तुम खुद ही उसे मना लो जा करके। यदि वो हाँ कर दे तो मैं तुम्हारी शादी कल ही करा दूंगा और अगर वो मना कर दी तो तुम जिद नहीं करोगे। आनंद हार मानते हुए उसे काजल के पास भेज देता है। काजल रानो और आनंद के लिए खरीद करके आए शादी के कपड़ों की फिटिंग और डिजाइन देख रही थी। रानो वहीं बैठी हुई थी जब वो चला आया। रानो, मुझे काजल से कुछ देर बात करनी है, तुम जाओ थोड़ी देर यहाँ से। वो रानो को कहता है, तुम्हें जो भी बात करनी है इसके सामने कहो वरना तुम जा सकते हो। काजल साफ शब्दों में कह करके अपने काम में लग जाती है। प्रिंस गुस्से से भर जाता है मगर खुद पर काबू पाते हुए, काजल देखो, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना तब जवाब देना। पहले तो जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। काजल, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कल भाई के साथ ही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़ तुम हाँ कर दो। मैं वादा करता हूँ मैं सुधर जाऊँगा और तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। वो उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम मुझसे शादी करना चाहोगे और मैं मान जाऊंगी? मुझे मरना भी पड़ा तो मर जाऊंगी पर तुमसे शादी किसी भी हाल में नहीं करूंगी, कह करके वो वहां से रानो का हाथ पकड़ करके बाहर चली जाती। तुमने ऐसा कैसे सोचा कि तुम मुझसे शादी करना चाहोगे और मैं मान जाऊंगी? मुझे मरना भी पड़ा तो मर जाऊंगी पर तुमसे शादी किसी भी हाल में नहीं करूंगी, कह करके वो वहां से रानो का हाथ पकड़ करके बाहर चली जाती है। प्रिंस गुस्से से बेड पर मुक्का मार करके बैठता है। पापा आनंद के फैसले से बहुत खुश थे, इसलिए बिजनेस का 70% उसे और प्रिंस को 30% देने का बात कर रहे थे। वो इसी कारण काजल से शादी करके सुधरने का नाटक करके आधा आधा बिजनेस चाहता था पर काजल के कारण उसका मंसूबा पूरा नहीं हो पाया। वो सीधे
रास्ते चलना चाहता था, पर अब वो टेढ़े रास्ते से अपना इरादा पूरा करने की ठान चुका था। वो गुस्से से घर से कहीं गाड़ी लेकर के निकल पड़ता है। रचना देवी और सोनू अपने घर में बैठ करके रात का खाना खा रहे थे, जब उनके दरवाजे को खटखटाने की आवाज आई। रे सोनुआ, देख तो इतनी रात को कौन मरने आया है हमारे घर, रचना देवी खाते हुए सोनू से कहती हैं। वो भुनभुनाती हुई दरवाजा खोलता है। अपने सामने नशे में चूर सूट बूट पहने अमीरों जैसी शख्सियत को देख करके चौंक जाता है। कौन है आप और इतनी रात को हमारे झोपड़ी में क्या लेने आए हैं? वो उससे पूछता मुंह बाए खड़ा था। हटो मेरे सामने से, कहते हुए वो उसे धक्का दे करके अंदर जा करके रचना देवी के आगे बैठ जाता है। तू काजल की सौतेली माँ है ना? वो प्रिंस था जो अब अपनी शैतानी दिमाग से काम बनाने चल पड़ा था। सोनू गेट बंद करके उसके पीछे जा करके वहीं बैठ जाता है। हाँ हूँ उस कलिंकनी की सौतेली माँ, बाप के मरते ही हमारी नाक कटा दी और उस छोटे ठाकुर के साथ उसके घर चली गई। मेरे पति का कमाया 5 लाख रुपया अपने पढ़ने के नाटक में खत्म कर दिया है। भगवान उसका कभी अच्छा नहीं करेगा। उसने अभी अपने माँ और भाई के बारे में कुछ नहीं सोचा। वो रट्टू तोते की तरह बोलने लगी थी। ये चुप कर बुढ़िया, कितना बोलेगी? मैं तुम्हारी राम कहानी सुनने नहीं आया। हाँ, अगर तुम दोनों मेरी मदद कर दोगे तो तुझे लाखों रुपए दे सकता हूँ। बोल, करेगी मेरा छोटा सा काम? वो उन दोनों को लालच दे रहा था। हाँ जरूर करेंगे, हमें पैसों की बहुत जरूरत है, हम कुछ भी करेंगे, आप कहिए तो। पर आप कौन है? दोनों अपनी माँ की तरफ देखता बोलता है। आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिन करके क्या करोगे? तो फिर सुनो। वो अपनी बात उन दोनों को समझाने लगता है। और काफी रात गए घर आया था। ममता जी उसके लिए बेहद परेशान थी। इतनी रात को कहाँ रहता है बेटा? तुझे मेरी चिंता नहीं होती है? वो उनसे मिलने उनके कमरे में चला आया था। माँ, आप तो जानती हैं कि मैं रात को कहाँ भटकता रहता हूँ। माँ, मैं मनोहर जी का सपना पूरा तो कर नहीं सका, उल्टे उनकी बेटी का भी ख्याल नहीं रख सका। ना जाने वो कहाँ किस स्थिति में होगी। मैं अपना वादा नहीं निभा पाया माँ। मनोहर जी ने बहुत ही विश्वास और भरोसा करके मुझे काजल का संरक्षक बनाया था, पर देखो माँ ये क्या हो गया। वो उसके पास लेटा फूट फूट करके रोने लगा था। बेटा तू मत रो, काजल को ढूंढना है तुझे, और अगर तू हौसला खो देगा तो फिर उसका क्या होगा। बेटा उठ, खाना खा और अभी सो जाओ, सुबह फिर से उसे ढूंढने जाना है, वो मिल जाएगी। उठ जा मेरा प्यारा बेटा, उसे समझाती प्यार से पुचकारती हैं। शीतल उसके लिए खाना ले आई थी, जो वो बैठ करके खाने लगा था। उसे काजल के साथ बिताया वक्त याद आ रहा था। उसकी बातें, उसका परीक्षा खत्म होने के बाद बहुत सारा घूमने की बात करना और उसके डांटने पर ममता जी के पास जा करके छुप जाना, ये सब याद करके वो बेहद उदास था। वो खा करके माँ को सुला करके खुद भी अपने कमरे की ओर चल पड़ा। ये क्या कर रहे हो तुम? वो उस नौकरानी से शादी करेगा? पागल हो गया है क्या? लिली के कमरे से धीरे धीरे आती आवाज सुन करके सौर उसके दरवाजे पर कान लगा करके सुनने लगा था। ठीक है, करने दो उसे शादी। मैं तो नौकरी ढूंढ करके एक रेंट पर घर ले करके रहूंगी। आंटी जी बहुत अच्छी हैं, पर सौर एक बार भी मुझसे बात नहीं करता है। मुझे उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं हो रही है। बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे, इसलिए जल्द ही यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, चल अब मुझे सोना है, गुड नाइट, कह करके फोन काट करके वॉशरूम चली जाती है। सौ सोचने लगा कितना गुस्से से बोल रही थी, फिर अचानक ही मेरी बात करने लगी। आखिर ये लड़की क्या करने यहाँ आई है? वो सोचता हुआ अपने कमरे में घूम गया, जो गेस्ट रूम के ठीक सामने था। वो कपड़े बदल करके सोने की कोशिश करने लगा था। लीली वॉशरूम से आ करके अपना गेट धीरे से खोल करके सौर के दरवाजे को बंद देखती है, फिर कहीं फोन लगाती है। आज तो सौर मेरी बात सुन लेता। मैंने जब मना किया फोन नहीं करने, तो इतनी रात को क्यों करते हो फोन? अच्छा मैं कल आती हूँ तुमसे मिलने, तब बात करती हूँ, गुड नाइट, कह करके फोन रख करके सो जाती है। सुबह से आनंद के घर में बहुत सारे मेहमान आ रहे थे।
काजल सब काम को एक बार खुद से देख करके इत्मीनान से रानो के साथ उसकी तैयारी में लगी थी। वो उसके हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। आनंद भी अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी पूरा इंतजाम देख रहा था। आनंद के पिता आज बहुत खुश थे। प्रिंस आधी रात को घर आया था और अभी तक अपने कमरे में सोया पड़ा था। रानो आनंद को काजल के मन की बात बता चुकी थी। वो खुश था उसके फैसले से। आनंद में आया आश्चर्यजनक परिवर्तन से घर में आने वाले मेहमान सब भी बहुत खुश थे और सब उसका श्रेय काजल को दे रहे थे। काजल चाहती थी कि इस शादी में सौर और राजन को भी बुलाया जाए और शादी के बाद उसे उन लोगों के साथ घर भेज दिया जाए, पर वो आनंद से ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसे सौर और ममता जी की बहुत याद आती। वो उन लोगों के पास जाने को तड़प रही थी। प्रिंस 10 बजे उठ करके जब नीचे आया तो शोर शराबे और हंसी मजाक का दौर शुरू था। वो उन सब से बगल होता काजल के पास चला आया था। रानो मुझे 1 कप ग्रीन टी पिलाओ, कह करके वहीं कुर्सी खींच करके बैठ गया। रानो आज कुछ नहीं करेगी, दिखता नहीं है उसके हाथों में मेहंदी लगी है, काजल थोड़ा चिढ़ते हुए बोली। मेहंदी लगाने वाली लड़की भी प्रिंस की बात सुन करके उसका मुंह देखने लगी थी। तो फिर तुम ही बना करके दो, मेरा माथा दर्द से फटा जा रहा है। वो अपना सर पकड़ करके बोला, तुम किसी और नौकर से बनवा लो, मैं यहाँ कपड़े सेट कर रही हूँ। कहते हुए वो वहाँ रखे रानो के कपड़ों के बंडल को सेट करने लगी। प्रिंस को उसके जवाब पर बहुत गुस्सा आया था, पर वो खुद को काबू में करता उससे पहले प्रपोजल पर। अब शादी में मात्र 8 घंटे बचे हैं। काजल से बोला, तुम पागल हो क्या? मैंने कल ही कहा था तुमसे शादी नहीं करूंगी किसी भी कीमत पर तुम्हें समझ नहीं आया। वो गुस्से में आ गई थी। यदि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। वो उसे धमका रहा था। वो उसे कुछ जवाब ना दे करके रानो का हाथ दबाती बाहर निकल गई। प्रिंस चिढ़ गया था उसके चले जाने पर। वो भी उठ करके चुपचाप वहां से निकल गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। आनंद ने उसे रानो के कमरे से निकलते देखा तो आवाज दे डाली, और प्रिंस जरा इधर आ। आज वो अपनी खुशी में मगन था, फिर भी छोटा भाई को उदास देख करके उसे अच्छा नहीं लगा था। मुंह क्यों लटका रखा है? क्या तुझे मेरी शादी अच्छी नहीं लग रही है? देख भाई, तूने कोशिश की ना, अब जब वो नहीं तैयार है तो उसे भूल जा। क्यों जिद करता है? तुझे लाखों लड़कियां मिल जाएंगी, उसे छोड़ दे। आज उसके कारण ही तेरा भाई को कोमे से निकल करके तेरे पास वापस आया है। जो हुआ उसे भूल जा। हम लोग नए तरीके से जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। पापा के बिजनेस के आधा हिस्सा तुझे ही मिलेगा। तू टेंशन मत ले, मेरी खुशी के खातिर खुश हो जा और जा करके तैयार हो करके आ जा प्लीज भाई। वो उसे गले से लगाते बोला था। वो मुस्कुरा दिया और अपने कमरे में चला गया। रेस्टोरेंट में प्रिंस और लिली बैठे हुए थे। उनके सामने 2 कप कॉफी रखी थी जो वेटर रख करके अभी गया था। ओ अब तुम क्या करोगे? वो प्रिंस से पूछी। मैंने दूसरा रास्ता सोच लिया है और इस रास्ते के कारण वो अपनी मर्जी से मुझसे शादी करेगी। बस तुम मेरा एक काम कर दो, इसके बिना मेरी शादी काजल से नहीं हो पाएगी। और हाँ सॉरी यार, मैं अपनी शादी में तुम्हें नहीं बुला पाऊंगा, मैं तुम्हें बाद में पार्टी दे दूंगा। वो लिली से बोला। इट्स ओके, बस सौर मेरा बन जाए और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी शादी की पार्टी मैं बाद में ले लूँगी। हाँ तुम अपना काम बोलो। वो कॉफ़ी का कप अपने मुंह से लगाती बोली। दोनों धीरे धीरे बात करने लगते हैं और कॉफ़ी ख़त्म करके अपना अपने रास्ते चल पड़े। शाम हो रही थी। रानो तैयार हो चुकी थी और अब काजल को तैयार करने में लगी थी। वो हल्के गुलाबी सूट में बहुत सुंदर लग रही थी। वो रानो को बहुत प्यारी हो गई थी। आज उसके कारण ही खुशियां उसके जिंदगी में छाई हुई थी। वो उसे झुमका पहना करके लाल लिपस्टिक लगाना चाहती थी, पर वो मना करके उसका दिल रखने के कारण हल्का गुलाबी रंग लगा लेती है। हल्के से मेकअप से उसका सलोना सा चेहरा खिल उठा था। घर में मेहमान आने शुरू हो गए थे। चारों तरफ खुशी का माहौल था, पर प्रिंस गुस्से से अपने कमरे में बैठा था।
जब उसके फोन पर एक मैसेज आया, काम हो गया है, वो खुशी से उछल पड़ा और उठ करके तैयार होने लगा। वो गुनगुनाते हुए सेंट की आधी शीशी खुद पर झोंक चुका था। बालों को जेल से सेट कर नए अंदाज में वो नीचे शादी के मंडप में चल पड़ा। काजल रानो का साथ कमरे में बैठ करके उससे बात कर रही थी। जब आनंद के साथ उसके पापा सौर, राजन और ममता जी आए, वो उन लोगों को देख करके अवाक सी बैठी रह गई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। काजल मेरी बेटी, कैसी है तू? ममता जी अपनी बाहें फैला करके उसकी ओर बढ़ती हैं। वो दौड़ती हुई माँ कह करके उनके बाहों में समा जाती और रोने लगती है। सौर बाबू, आनंद अपनी गलतियों की सजा काट चुका है और अब वो सुधर गया है। आप लोग भी उसे माफ़ कर दीजिए और प्रिंस को भी माफ़ कर दीजिए। वो अपने भाई के प्रेम में काजल को पकड़ करके ले आया था। इन 2 दिनों में काजल हमारे घर बिल्कुल सही सलामत रही है। रानो उसके साथ हमेशा रहती थी। जो हुआ उसे भूल करके आप आनंद और रानो की शादी में शामिल हो करके आशीर्वाद दे करके जाइए। आनंद के पापा सौर के सामने हाथ जोड़ करके बोल रहे थे, आनंद और प्रिंस ने गलती तो बहुत बड़ी की है, पर आपने खुद हमारे घर आ करके सब बात बताई और काजल को अच्छी तरह से रखा। इस कारण मैं आपके दोनों बेटों की गलतियों को माफ करता हूँ। पर अब मैं काजल को ले करके जाऊंगा। आप लोग आनंद की शादी अच्छे से कीजिए। सौर काजल को नजर भर करके देखता है, बोलता है, वो बेहद कमजोर हो गई थी। उसका चेहरा उसके बहुत रोने की गवाही दे रहा था। उसे आनंद और प्रिंस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर काजल को सही सलामत पा करके वो उन दोनों को माफ कर चुका था। वो अब काजल को यहाँ 1 मिनट भी रुकने नहीं देना चाहता था। आनंद सौर के निर्विरोध चेहरे को देख करके कुछ कह नहीं सका, पर रानो काजल का हाथ पकड़ करके रो पड़ी थी। तू मेरी शादी में रुक जा काजल, आज तेरी वजह से मेरे नसीब में ये खुशियों का दिन आया है। तू अगर इसमें शामिल नहीं होगी तो मैं दिल से ये खुशी महसूस नहीं कर पाऊंगी। वो सौर की तरफ हाथ जोड़ करके, आप प्लीज मेरी खुशियों के खातिर शादी होने तक रुक जाइए, शादी होते ही चले जाइएगा, वो मिन्नत करने लगी थी। सौर, रानो ने ही मुझे काजल के मन की बात बताई और तुम लोगों को पापा के साथ जा करके लाने को बोला था। वो खुद चाहती थी कि हमारी शादी के बाद काजल यहाँ नहीं रहे। अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो कोई बात नहीं, रानो जाने दो काजल को। और काजल, मैं एक बार फिर तुमसे अपने और प्रिंस की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। हमारी गलतियों को माफ़ करके मेरे और रानो की खुशियों के लिए दुआ करना। आनंद सौर से कह करके काजल को कहता है और चुप हो जाता है। छोटे ठाकुर, बस कुछ देर की बात है, रुक जाइए ना, शादी होते ही हम लोग चले जाएंगे। रानो मुझे बहन बना ली है, चली जाऊंगी तो ये बहुत उदास हो जाएगी। प्लीज शादी होने के बाद चलते हैं। काजल सौर की ओर देख करके बोली थी। उसे सौर की आंखों में खुद के लिए खुशी और दुख का एक साथ अंदाजा हो रहा था। सौर राजन और ममता जी की ओर देखता है। वो दोनों इशारे से सहमति दे देते हैं। ठीक है आनंद, हम लोग तुम्हारी शादी करवा करके ही जाएंगे। वो काजल की खुशी खत्म नहीं करना चाहते थे। काजल खुशी से रानो को गले लगाती है। आनंद के पापा सबको बाहर चल करके खाने पीने को कहते हैं। राजन काजल के पास जा करके उसके सर पर अपना हाथ रखती है। तुम खुश रहो, यहाँ हमारे लिए बहुत बड़ी बात है काजल, कह करके सबके साथ बाहर निकल जाता है। पंडित जी दूल्हा दुल्हन को मंडप पर बुला रहे थे। प्रिंस वहीं खड़ा सौर और उसके साथ राजन को खाना खाते देख रहा था। उन लोगों को देख करके गुस्से में आ चुका था, पर वो खुद को नॉर्मल दिखा रहा था। वो उन लोगों से दूर ही खड़ा रहा। आनंद मंडप पर आ चुका था और काजल रानो का बाह पकड़े ले करके आ रही थी। उसे आनंद के पास बिठा करके वो भी वहीं पास में बैठ गई। पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े खुशी से उसके साथ सब विधि को करने में लग गए थे। काजल उन दोनों को छोड़ करके ममता जी के पास आ गई और उन्हें खाना खिलाने को ले करके चली गई थी। वो बिल्कुल खाना नहीं चाहती थी, पर काजल को भी भूख लगी थी। ये जान करके वो उसके साथ खाने लगी थी। शादी संपन्न हो गई थी।
अब आनंद और रानो पति पत्नी बन करके सातों जन्म के पवित्र बंधन में बंध गए थे। वो दोनों बहुत खुश थे। मंडप से उठ करके दोनों सबका आशीर्वाद लेने लगे थे। प्रिंस अपनी कुटिल मुस्कान लिए ड्रिंक करता काजल को दूर से देखे जा रहा था। अब काजल को पाना उसके लिए चैलेंज बन चुका था। उसे पता था कि अब कुछ देर बाद उसका असली ड्रामा होने वाला है। रानो के चेहरे पर फैली खुशी देख करके काजल उसके गले से लग करके दिल से दुआ देती है और आनंद को उसका बेहद ख्याल रखने को कहती है। आज तुम्हारे कारण मैं इस रिश्ते को निभाने का हौसला लाया हूँ। तुम सच में किसी कोहनूर से कम नहीं हो काजल। जिसके पास रहती हो उसका भाग्य बदल देती हो। मैंने जो किया है उसके लिए मुझे भी दिल से क्षमा कर दो काजल। वो उसके सामने एक बार फिर से हाथ जोड़ चुका था। आनंद, अब इतनी माफ़ी मांग करके मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम अपनी गलतियों की सज़ा 2 साल में काट चुके हो। अब मेरी बहन के साथ जीवन को खुशी पूर्वक बिताओ। वो रानो का हाथ पकड़ करके बोलती है। सब वहीं खड़े हो करके हंस रहे थे, तभी अचानक ही हल्ला होने जैसी आवाज़ सुनाई देने लगा। आनंद बाहर जाने लगा था, पर तब तक एक पुलिस के साथ रचना देवी, सोनू और उन्हीं के गांव के 10-12 बुजुर्ग दंदनाते हुए उन लोगों के सामने आ खड़े हुए। काजल, मेरी बेटी, जब से इन लोगों ने तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ लाया है, तब से मैं और तुम्हारा भाई सूख करके कांटा हो गए हैं। पर अब तू चिंता मत कर, पुलिस है ना हमारे साथ, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। चल अपने घर। रचना देवी उसके गले से लग करके जोर जोर से रोती और बोली, फिर उसे खींच करके ले जाने लगी थी। ए रुको, क्या हो रहा है? ये तुम्हारी बेटी नहीं है। इसके पिता ने मुझे इसका संरक्षक बनाया है, वो भी कानूनी तौर पर। और वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने काजल से दूर रहने को कहा था ना? सौर गुस्से से रचना देवी को कहता है। देखा इंस्पेक्टर साहब, छोटे ठाकुर ऐसे ही करते हैं। जब जब मैं अपनी बेटी को लेने इनके पास जाती हूँ, अरे बड़े लोग होंगे अपने घर के, तो क्या दूसरों की बेटी छीन लेंगे? रचना देवी हाथ नचा नचा करके लड़ाकू की तरह बोल रही थी। तुम तो चुप ही रहो। तुम्हें तो माँ कहने में मुझे शर्म आती है। पहले तो खुद मुझे घर से निकाल दी, और जब छोटे ठाकुर मेरे सामने भगवान बन करके आ खड़े हुए तो पिताजी के 5 लाख रुपए पाने के लिए ड्रामा करने लगी हो। जब मुझे तुमने घर से निकाला तब ये प्यार कहाँ गया था? मैंने कहा था ना कि तुम अब मेरी कोई नहीं हो। तो फिर क्या करने आई हो मेरे पास? काजल आज बहुत गुस्से में आ गई थी और खुद ही रचना देवी से भिड़ गई थी। ये काजल, तू तो कुछ बोल मत। तूने हमारी बिरादरी की नाक कटा दी है। माना कि हमारा पूरा गांव छोटे ठाकुर के फैक्ट्री की कमाई से अपना पेट भरता है, पर यह कहाँ का नियम है कि माँ की डांट देने पर तू इनके साथ चली आई और अब अपनी माँ को ही बुरा भला बोल रही है। एक बुजुर्ग ने आगे आ करके गरज करके काजल से कहा। वाह चाचा, उस वक्त तुम्हारे इन ओंठों से एक आवाज नहीं निकली थी जब इस औरत ने पिताजी के 13वीं के दिन मेरा सामान सहित मुझे घर के बाहर भगा करके अपना गेट बंद कर लिया था, और आज आए हो पंचायती करने? चुनाव में खड़े हो रहे हो क्या चाचा? काजल बहुत ही चुटेले अंदाज में उनसे कह करके हंस पड़ी थी। राम राम, घोर कलयुग आ गया है। आज की लड़कियां कुछ पढ़ लिख करके इतनी बेशर्म हो जाती हैं कि पूछो मत। अच्छा काजल बेटी, मैंने माना कि तुम्हारी माँ सही नहीं थी, पर क्या तुमने अपने घर आने की, इसे मनाने की कोशिश की? क्या पिता के मरने के बाद तुम्हारा कर्तव्य नहीं था अपने छोटे भाई और माँ का सहारा बनो? एक बुजुर्ग आगे आ करके उसे समझाते हुए बोले। एक बात बता लड़की, अगर तेरी माँ गलत है तो तू किस बात पर सही है? तुम किस रिश्ते के बल पर छोटे ठाकुर के घर में रहती हो? वो तुम्हारे कौन हैं जो उनके साथ हमेशा गाड़ी में घूमती नजर आती हो? तुम्हारे सर में सिंदूर, मांग में मंगलसूत्र तो नजर नहीं आ रहा है? जो हम लोग ये मान लें कि ये तुम्हारे पति हैं, तो फिर क्या तुम इनकी खरीदी हुई बाजारू लड़की हो जो बिना किसी रिश्ते नाते के तुम लोग साथ रहते हो? जवाब दो। अब एक तीसरा आदमी आगे आकर के गुस्से से बोला। प्रिंस दूर खड़ा वाइन के घूंट लेता मुस्कुरा रहा था।
मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैंने कहा ना कि उसके पिता मनोहर जी ने मुझे काजल का संरक्षक बनाया है। इसका सबूत है मेरे पास और इसी हक से वो मेरे घर में रहती है। सौर का खून उबल गया था। वो उस आदमी का कॉलर पकड़ करके थप्पड़ मारते बोला। राजन और आनंद उसे रोकने में लगे थे। काजल रोते हुए रानो के कमरे में भाग गई थी। रानो उसके पास जा करके उसे समझा रही थी, मत रो काजल, चुप हो जाओ। वो उसके दुख से दुखी हो गई थी। रानो, उन्होंने मुझे बाजारू लड़की कहा। यही लोग हैं, जब उस औरत ने मुझे घर से निकाल दिया था तो एक बार भी उसे समझाने सामने नहीं आए, और आज देखो सब एकजुट हो करके उसका ही साथ दे रहे हैं। छोटे ठाकुर के कारण आज मैं जिंदा हूं, वरना मैं तो कब का आत्महत्या कर चुकी होती। मुझे शर्म आ रही है, आज मेरे कारण उनकी इज्जत इतने लोगों के सामने उछल रही है। मैं क्या करूं रानो, बताना मैं क्या करूं। वो फूट फूट करके रो पड़ी थी। रानो उसे खुद से लगाए चुप करा रही थी। अच्छा, एक बात मुझे बताइए आप लोग कि काजल तो किडनैप हो गई थी और वो यहीं मिलेगी, आप लोगों को कैसे पता लगा? राजन सौर को ममता जी के हाथों में थमा करके सबसे अब शांत मूड में बात कर रहा था। पूरा सन्नाटा पसर गया। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उधर प्रिंस के चेहरे का भी रंग उड़ने को था। मैं इंस्पेक्टर राजन, यहाँ का थाना इंचार्ज, और ये रहा मेरा आईडी कार्ड। आप कहाँ से आए हैं और क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? राजन उसके साथ आए इंस्पेक्टर को अपना परिचय और आईडी दिखा करके पूछने लगा। वो रचना देवी की तरफ देखा और अपने पॉकेट में हाथ डालता जल्दी से भागता हुआ गेट से बाहर भाग गया। राजन उसके पीछे दौड़ा पर वो पकड़ में नहीं आया। वो वापस आता है और यही था आप लोगों का पुलिस जो दुम दबा करके भाग गया। अरे कैसे लोग हैं आप जो एक लड़की की इज्जत उछालने मिल करके आ गए हैं। मैं तुम सबको गिरफ्तार कर लूंगा, वरना निकलो यहाँ से सब के सब, गुस्से से बोला। अरे ऐसे कैसे बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार कर लोगे पुलिस बाबू? चले जाएंगे हम पर काजल को साथ ले करके, रचना देवी कह करके रानो के गई कमरे में घुसती है और काजल को खींचती हुई लाने लगी थी। अभी मुंह क्यों छिपा रही है? तब शर्म नहीं आई जब अपने बाप की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही थी, और अब कोने में बैठ करके टेसुआ बहा रही है। बहुत मजे कर लिए, अब चल घर, तेरी वापसी का समय है। वो उसे बेदर्दी से खींच करके ले जा रही थी और वो बस रोए जा रही थी। उसने एक बार भी खुद को छुड़ाने की या सौर को आवाज देने की कोशिश नहीं की। सब लोग उसके पीछे विदा हो चुके थे। वो लोग आए ही थे उसे ले जाने। ममता जी और राजन सौर को बैठा करके उसे रोकने के लिए कह रहे थे, पर वो चुपचाप उसे देखे जा रहा था। प्रिंस का खुशी के मारे नाचने का मन कर रहा था, पर वो मन मार करके बस हंसे जा रहा था। सौर अब अपने दिमाग को कंट्रोल कर चुका था और काजल की बेइज्जती से सदमे में आ चुका था। काजल की चुप्पी उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। सब कुछ देख करके गुस्से से उठा। रुक जाओ रचना देवी, जाते जाते मेरा और काजल का रिश्ता तो जानते जाओ। वो दौड़ते हुए उसके पास जाता है जो मेन गेट तक लगभग पहुंच चुके थे, और काजल का हाथ उससे छीन करके पकड़ता है और वापस वहीं आ जाता है जहां सब खड़े थे। उसके पीछे सब लोग दौड़ करके आते हैं। जिस औरत को अपने माँ होने का एहसास नहीं है, वो मुझे गलत बोलने चली है। आज मैं बताता हूँ तुमको और तुम सबको, जिनके घर में मैं चाहूँ तो सब भूखे मर जाएं। वो लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, वो भी इस औरत के कहने पर। उसका गुस्सा अब आसमान को छू रहा था। वाह छोटे ठाकुर, आज सच बोला तो सबको भूखा मारने चले हैं। रचना देवी हाथ चमका करके गुस्से से बोली। तुम मुंह बंद करो बेवकूफ औरत। छोटे ठाकुर, मुझे माफ कर दीजिए। हम सब इसकी बातों में आ करके आपसे लड़ने लगे थे। कृपा करके हमारे परिवार पर अपना गुस्सा मत उतारिए। हम लोग आपके हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं। उसके साथ आए सब लोग सौर के आगे कदमों में पड़े हुए थे। उठिए आप लोग,
ना मेरा दिल से ऐसा और ना ही दिमाग में आप लोगों को कष्ट देने का विचार आता है। मैं तो बस आप लोगों को समझा रहा था कि आज अपनी आंख बंद करके इस मूर्ख औरत का साथ क्यों दे रहे हो। आप लोगों को काजल और मेरा रिश्ता जानना है ना? रुकिए बताता हूँ, कहते हुए काजल का हाथ पकड़ करके मंडप के पास ले जाता है और वहीं से सिंदूर का डिब्बा उठा करके काजल की मांग में भर देता है। अपने गले में पड़ा सोने का चैन उतार करके उसे पहना देता है। वो अवाक सी उसको देखने लगती है। छोटे ठाकुर उसके ओंठों से फिसलता है। लीजिए, अब जान लीजिए, ये मेरी पत्नी है और मेरे साथ मेरी पत्नी बन करके रहेगी। अब इसके गले में मंगलसूत्र है और मांग में मेरे हाथों भरा सिंदूर भी है। अब और कोई सवाल है आप लोगों? और तुम्हारा रचना देवी, बोलो अब। सौर मुस्कुरा करके उससे कहता है। प्रिंस गुस्से में हाथों में पकड़ा गिलास दीवार पर दे मारता है। वो सोच ही नहीं पाया था ऐसा हो जाएगा। वो बहुत ही खूंखार हो चुका था और सौर को बर्बाद करने का मकसद लेकर के वहां से दंदनाते हुए बाहर निकल जाता है। सारे लोग छोटे ठाकुर को शादी मुबारक हो कहते हुए चले जाते हैं और रचना देवी सोनू का हाथ पकड़ करके पैर पटकते हुए निकल जाती है। राजन उसे गले लगा लेता है। बधाई हो यार, तूने बहुत बड़ा फैसला किया। काजल जैसी लड़की की इतनी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। मुझे यकीन है तुम इसके सारे कष्टों को दूर करके इसका आगे का जीवन खुशियों से भर दोगे। वो उन दोनों के लिए बहुत खुश था। हाँ बेटा, तूने एकदम सही फैसला किया है। मुझे फक्र है तुम पर, ममता जी उसे कहती हैं और उसका पीठ थपथपाती हैं। आनंद और रानो भी बहुत खुश हुए थे और सौर को मुबारकबाद दे रहे थे। काजल वहीं नीचे बैठ गई थी और अपलक दीवारों को ताक रही थी। उसे छोटे ठाकुर से इस कदम की उम्मीद नहीं थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपना होश और कुछ ही मिनटों में वो बेहोश हो करके वहीं गिर गई। काजल रानो चिल्लाई उसे गिरते देख करके और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। सौर रानो को हटाता हुआ उसे अपनी बाहों में उठाता है। राजन, गाड़ी निकालो। माँ चलिए कह करके बाहर निकलता है। आनंद और रानो दौड़ते हुए बाहर तक आते हैं। सौर, कुछ नहीं होगा काजल को, वो बस टेंशन से बेहोश हो गई है, आनंद कहता है और उसे बाय करता है। वो लोग चले जाते हैं। आनंद रानो के साथ अंदर आ जाता है। वो दोनों अपनी नई जिंदगी की एक नई शुरुआत करने चल पड़े थे। डॉक्टर के जाने के बाद वो बिस्तर पर बैठी आंसू बहा रही थी। ममता जी और राजन उसे समझा करके थक चुके थे पर वो बस रोते ही जा रहे थे। सौर उन लोगों को छोड़ करके कहीं बाहर निकल गया था। आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं मिली और गीतू को लेकर के आता हूँ। काजल सबको पास पा करके बहल जाएगी। शादी हो जाना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। मिली समझाएगी तो शायद ज़्यादा असर पड़ेगा। आप बैठिए, मैं उन दोनों को लेकर के आता हूँ। ममता जी से कह करके उन्हें अपने कमरे में भेज करके वो निकल जाता है। लिली सो करके उठी थी और आंख मलते हुए नीचे आई। शीतल, मुझे ग्रीन टी दो बना करके, उसे आवाज लगाती है। वो काजल के पास से निकल करके किचन में चली जाती है। कमरे से सिसकने की आवाज आती है और वो चौंक करके अंदर जाती है। तुम कब आई? तुम वहां से कैसे निकल गई? और ये तुम्हारी मांग में सिंदूर क्यों भरा है? लिली चीख पड़ी थी। मैंने लगाया है इसे सिंदूर, ये मेरी पत्नी है। तुम्हें कोई परेशानी है क्या? सौर रितु को लेकर के आया था। वो दोनों दरवाजे पर खड़े उसके चीख से नाराज थे। हाँ, मैं चली आई वहां से। तुमने तो प्रिंस के साथ मिलकर के मुझे मारने का प्लान बनाया था ना, जिस तरह रूमी को तुम लोगों ने मार डाला था। काजल उसकी आंखों में आंखें डाल करके रोती हुई बोली थी। सौर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और लिली घबरा करके बोली, ये क्या बकवास कर रही हो काजल? पागल हो गई हो क्या? मुझे क्या पता प्रिंस कौन है और रूमी कैसे मरी? मैं तो यहाँ कुछ दिन की मेहमान हूँ। अब तुम आ गई हो तो अभी ही चली जाती हूँ, कह करके बाहर निकलने लगती है पर सौर उसका हाथ पकड़ करके उसे कुर्सी पर बैठा देता है। काजल क्या बोल रही है, उसका जवाब दो लिली। वह बहुत खतरनाक लग रहा था। गुस्से से उसका
चेहरा तमतमा रहा था। तुमने प्रिंस के साथ मिलकर के प्लान बना करके रूमी को मारा और फिर काजल को किडनैप करवाया और यहाँ आकर के मुझ पर डोरे डालने लगी। बोलो, वो चिल्ला रहा था। ममता जी भी दौड़ती आ गई थी अपने कमरे से। नहीं सौर, वो पागल हो गई है इसलिए कुछ भी बक रही है। मैं तो लंदन से आकर के सीधे होटल में ठहरी थी और फिर पैसे खत्म होने पर तुम्हारे पास आई थी। वो हकला करके बोल रही थी। उसी समय राजन मिली और गीतू को लेकर के आ गया था। वो भी सारी बातें सुन चुका था और अब सब बातों की कड़ियां मिला रहा था। मैं पागल नहीं हुई हूँ। तुमने मुझे कितना मारा था प्रिंस के घर में, रोते हुए आगे बोलती है। मैं बेहोश हो गई थी तब तूने छोड़ा था। तुम प्रिंस के साथ मिल करके छोटे ठाकुर को पाना चाहते थे, इसलिए मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए किडनैप करवा दिया। कह करके उस सब को प्रिंस के घर पर हुए सभी बात शुरू से अंत तक सुनाती है। सब उसके ऐसे घुनौने रूप पर क्रोधित हो जाते हैं। चटाक सौर उसे खींच करके थप्पड़ मारता है। वो कुर्सी से गिर पड़ी थी। तुम लड़की के रूप में अभिशाप हो हम सब के लिए। तुम्हारे कारण बेचारी रूमी मारी गई और अब काजल की जान पर बन आई थी। पर जो तुम चाहती थी वो तो कभी होता नहीं। उल्टे तुम्हारे और प्रिंस की साजिश की वजह से मैं काजल से शादी कर चुका हूँ और अब दुनिया की कोई ताकत उसे मुझसे अलग नहीं कर सकती है। कह करके बहादुर को बुला करके उसे उसके सामान के साथ घर से बाहर निकाल देना चाहता था, पर राजन उसे किडनैपिंग के इल्जाम में अरेस्ट कर लेता है और थाने फोन करके महिला पुलिस को बुला करके उसे जेल भेज देता है। काजल रो रही थी। रितु और मिली उसके पास जा करके बैठते हैं। काजल, तू आ गई मेरी बहन। तुम्हारे खो जाने की बात सुन करके बहुत रोना आता था और अब देख तू मुझे मिली तो एक नए रिश्ते के साथ। काजल, मैं बहुत खुश हूँ, तू आज से मेरी भाभी है। कह करके उसे गले लगाती है। वो रितु को बहुत ही दुख भरी नज़रों से देखती है। रितु, ये जो हुआ ये मैं स्वीकार नहीं कर सकती। छोटे ठाकुर मेरे लिए भगवान स्वरूप हैं और कोई अपने भगवान को पति कैसे मान सकता है। मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी। ये जो हुआ मैं इसे नहीं मान सकती। कह करके जोर से रो पड़ती है। देख काजल, उस वक्त इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था और सौर भैया ने जो किया है आपको उन लोगों की गंदी बातों से बचाने के लिए किया था। मिली उसे समझाती बोली। नहीं करना था छोटे ठाकुर को ऐसा। चली जाती मैं उनके साथ और सही ही कह रहे थे वो लोग। मुझे माँ के पास जाना चाहिए था वापस, पर मैं अपनी खुशियों में मगन हो गई थी। रोते हुए बोली। रितु उसे समझा समझा करके थक गई थी। मिली की भी वो कोई बात नहीं सुन रही थी। काजल बेटी, क्या सौर में तुझे कोई ऐब दिखता है जो तू मना कर रही है? बेटी, तुझे तो खुश होना चाहिए कि अब तुझे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता और तुझ पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकती काजल। इतने दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तेरे मिलने से देख मैं एकदम ठीक हो गई हूँ, पर तेरे जिद से लगता है मैं कहीं मर ना जाऊं। ममता जी आगे बढ़ करके उसका हाथ अपने हाथों में ले करके बोली थी। माँ, ऐसा मत बोलिए। मैं खुद आप लोगों के बिना बहुत रोई हूँ, पर छोटे ठाकुर से शादी करना नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं उनको पति नहीं मान सकती। उन्हें ऐसा नहीं करना था। कह करके वो उनके हाथों को अपने चेहरे से लगाती रोने लगी थी। आप लोग 5 मिनट के लिए बाहर जाइए, मुझे काजल से अकेले में बात करनी है। सौर सबसे कहता है। वो उसके जिद से परेशान होकर के अब खुद उससे बात करना चाहता था। तुम्हें मुझसे शादी करने में क्या दिक्कत है? क्या मैं आवारा गुंडा या बदनाम हूँ जो तुम मना कर रही हो? उन लोगों की बातों के बाद कुछ सोचना नहीं था? क्या तुम्हें उस औरत के साथ जाने देता? तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और सबसे बड़ी बात मेरा तुम्हारे पिता को दिया हुआ वचन, मुझे उन लोगों से तुम्हें बचाना ही था। वैसे भी मैं तुम्हें बहुत दिनों से अपने मन की बात बताना चाहता था, पर मौका नहीं मिल पाया। वो झुंझला करके बोला। क्या आपके मन की बात? काजल आंखें नीचे किए बोली। उसे अब सौर का लगाया सिंदूर और गले में पहनाया चेन
एक अलग रिश्ते को एहसास करा रहे थे, पर वो अपने खोखले जिद पर अड़ी थी। सौर ने उसे भरपूर नजरों से देखा। बिखरे बिखरे बाल, रोई हुई आंखें, वो काजल बिखरने से बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उस पर मासूमियत भरा चेहरा। सौर उसे अपने दिल में बंद कर लेना चाहता था। उसे प्रिंस और लिली पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसके कारण काजल को इतना रोना पड़ा था। पर आज उन्हीं के बदौलत काजल उसकी थी, सोच करके मुस्कुरा दिया। काजल उसे हंसते देख करके मुंह टेढ़ा करती है और बताइए क्या है आपके मन की बात। वो उसके हंसने से नाराज हो रही थी। मेरे मन की बात सुनोगी काजल? पास आता है और सामने बैठ जाता है। वो डर करके पीछे खिसक जाती है। डरो मत, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। तुम्हें मेरे मन की बात जाननी है ना? तो वो ये काजल की मैं तुम्हें बेहद चाहता हूँ और अपने जीवन साथी के रूप में पसंद करता हूँ, और यही बात मैं तुमसे करने वाला था, पर बीच में तुम्हारी किडनैपिंग हो गई। कह करके वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो थरथरा उठी थी उसके स्पर्श से। आई लव यू काजल, मैं और मेरा दिल तुम्हें अपनी रानी मानता है और तुम्हारे हाँ का इंतजार कर रहा है। मेरी तरफ देखो काजल, क्या मेरी नज़रों में तुम्हें प्यार नजर नहीं आता है? प्लीज मुझे मना मत करना। रूमी तो मुझे छोड़ करके चली गई, पर अब तुम मुझे मत छोड़ना। वो बहुत उम्मीद भरी नजरों से उसे देखता है। काजल उसके आंखों में देखती है जहां हजारों प्यार भरे रंग बिखरे हुए थे। सौर की आंख प्यार से जगमगा रही थी और उसका चेहरा बेहद ही शांत और दुनिया के हो हंगामों से दूर बस प्यार के रंगों में डूब पड़ा था। वो उसकी आंखों की प्यार भरी लव को सह नहीं पाती है और अपनी नजरें झुका करके हाथ खींचने लगती है। छोड़िए मेरा हाथ छोटे ठाकुर, वो धीरे से बोली। अब उसका रोना बंद हो गया था। पहले मुझे जवाब चाहिए काजल, तब ही छोड़ूंगा। वो भी अड़ गया था। अब आप मेरी मजबूरी समझिए ना। आप मेरे आश्रयदाता हैं, आपसे मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? फिर मुझे पिताजी का सपना भी तो पूरा करना है। वो अटक अटक करके बोल रही थी। उसके जिद के आगे काजल के सारे विरोध टूटने लगे थे। वो अब उसके सामने झुकने लगी थी। किस विद्वान ने कहा है कि आश्रयदाता शादी नहीं कर सकता है? और तुम्हारे पिताजी का सपना मैं पूरा करवाऊंगा तुम्हें। अब बोलो, अब और कोई कारण है? वो उसके आखिरी हथियार भी छीन चुका था। काजल पस्त हो गई थी और अपने सर को ना में हिला दी थी। तो तुम तैयार हो मेरी पत्नी बनने के लिए? काजल उसकी आंखों में देखती है। हाँ में सिर हिला देती है। वो खुशी से जोर से चिल्लाता है, उसे हाथों से अपनी ओर खींचता है। वो अचानक होने वाले इस घटना से संभल नहीं पाई और सौर के ऊपर गिर पड़ी। वो उसे कस करके पकड़ लेता है। तुमको समझाना बहुत कठिन था और तुम्हें पाना उससे भी ज्यादा मुश्किल, पर मैं तुम्हें अब खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो मदहोश सा हो करके बोल रहा था। काजल शर्म से दोहरी हुई उसकी बाहों से निकलने की कोशिश में लगी थी। तभी बाहर से सब लोग अंदर आ गए। सब उन दोनों को देख करके ठहाके लगाने लगे थे और वो दोनों घबरा करके उठ करके खड़े होते हुए ओ मैं काजल को मना रहा था, पर वो मान नहीं रही थी। सौर रुक रुक करके बोल रहा था। तो अब मान गई ना भैया भाभी? रितु हंस करके बोली। सौर मुस्कुरा देता है। हाँ ये मान गई है, कह करके माँ के गले लग जाता है। रितु काजल को कस करके पकड़ लेती है। पहले ना कहना था कि आप भैया से मानिएगा, मुझसे नहीं भाभी, और हंस देती है। काजल शर्मा जाती है। ममता जी सौर को उसके पास ले जा करके खड़ा करती हैं। मेरे बेटा और बहू की जोड़ी सलामत रहे और भगवान इन्हें हर दुख से दूर रखे, कह करके आशीर्वाद देती हैं। सब खुश हो करके मुस्कुरा देते हैं। उसी दिन सब खाना पीना से निपटने के बाद उन दोनों की शादी अच्छे से कराने के लिए पंडित जी से बात करते हैं और दिन निकलवा करके उनकी शादी धूमधाम से कराते हैं। वो दोनों बाहर से घूम करके आ जाते हैं। काजल का रिजल्ट आ गया था। वो फिर से अपने पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर के आई थी। सब उसके खुशी का जश्न मनाने में लगे हुए थे। ममता जी उन दोनों को खुश देख करके बेहद खुश थी। काजल अपना प्रैक्टिस शुरू कर चुकी थी और अब दिन भर घर से बाहर हॉस्पिटल में रहते थे। शाम को सौर उसे ले आता था। दोनों कभी कभी
बाहर से खा करके आते थे और ममता जी के लिए सब पैक करवा लेते थे। उन लोगों की जिंदगी बहुत ही खुशनुमा अंदाज में चल रही थी। काजल की कभी कभी रानों से बात होती थी। वो माँ बनने की तैयारी में लगी थी। आनंद उसे अपनी बहन के जैसे मानने लगा था और उसे बुलाया था मिलने पर। सौर कभी भी उसे उन लोगों से मिलने नहीं लेकर के गया और वो भी कभी जिद नहीं की, क्योंकि वहां जा करके उसके सारे जख्म हरे हो जाते। प्रिंस का कोई अता पता नहीं था। वो उस रात के बाद कभी घर नहीं आया था। समय बहुत आगे निकल गया था। अब काजल मिसेज काजल से डॉक्टर काजल बन गई थी और उसका अपना क्लिनिक था जिसमें वो मरीजों को देखती थी। अपने बिजी समय से वो समय निकाल करके ममता जी और सौर के साथ बाहर घूमने भी जाती थी। अब ममता जी दादी बनने की ख्वाहिश करने लगी थी, जिसे काजल और सौर महसूस कर रहे थे। रितु 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी और जब आती थी माँ से मिलने तो उसके घर में रौनक हो जाती थी। उस दिन सौर काजल को लेकर के आ रहा था। शाम हो गई थी, ठंडी का मौसम था जिसके कारण रास्तों पर भीड़ कम हो गई थी। तभी एक आदमी सड़क किनारे पड़ा तड़प रहा था। काजल उसे देख करके सौर को गाड़ी रोकने को कहती है। सौर की इच्छा नहीं थी, पर वो काजल के पैसे को लेकर के कोई कोताही नहीं करना चाहता था। गाड़ी रोक करके वो दोनों नीचे उतर करके उसके पास जाने लगते हैं। तभी उनके ऊपर एक बड़ा सा चादर आ गिरता है। दोनों उससे निकलने के लिए छटपटाने लगते हैं, पर कुछ लोग थे जो उन्हें चारों तरफ से बांध करके एक गाड़ी में डाल करके चल पड़ते हैं। वो एक फार्म हाउस था जहां उन दोनों को लाया गया था। वहां 5-6 कमरे थे। उन दोनों को एक कमरे में ला करके 3-4 गुंडों ने अलग अलग कुर्सी पर बैठा करके बांध दिया था। कमरा बाहर से बंद करके वो लोग चले गए थे और वो दोनों अब अकेले थे। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। ये हम किस मुसीबत में फंस गए छोटे ठाकुर, अब क्या होगा? घर पर माँ हम लोगों का इंतजार कर रही होंगी, काजल रूंधे हुए स्वर में बोली। वो अभी भी सौर को छोटे ठाकुर ही बोलती थी। सौर अपनी पूरी ताकत लगाता है रस्सी को खोलने की, पर बहुत मजबूती से बांधा गया था उन्हें। वो खुद बहुत चिंतित था, पर काजल को दिलासा दे रहा था, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पहले पता तो चले कि हमें किसने यहाँ बंद किया है। उन लोगों को बैठे हुए 2-3 घंटे हो चुके थे। जब दरवाज़ा धड़ाम से खुला, ये देखो दोनों लैला मजनू बैठ करके गप्पे मार रहे हैं। आने वाला प्रिंस था, वो नशे में झूम रहा था। हाँ तो सौर प्रताप, अब क्या करोगे तुम और काजल रानी? अब तुम्हें मेरी बनने से कौन रोकेगा? बहुत मनाया था मैंने तुम्हें कि मुझसे शादी कर लो, पर तुम नहीं मानी। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी सच्चाई और मासूमियत पर। आज तुम्हारा सारा घमंड मैं खत्म कर दूंगा। वो झूमते हुए चीख रहा था। कमीने, यदि हिम्मत है तो मुझे रस्सियों से खोल कर बात कर। तू एक नंबर का डरपोक और कायर आदमी है। यदि इतनी हिम्मत है तो आजाद कर मुझे, फिर तुझे मैं बताता हूँ कौन क्या कर सकता है। और रस्सियों से अपने हाथ खींच तान करते हुए बोला, ना ना ना, मैं पागल नहीं हूँ सौर बाबू, जो तुम्हें अभी आजाद कर दूं। एक बार तेरी पत्नी को भी जी भर करके प्यार कर लूं, फिर तुम्हें आजाद कर दूंगा। वो कह करके ठहाके लगाने लगा। तू बहुत ही नीच और गिरा हुआ आदमी है प्रिंस। आज हमें बांध करके अपनी ताकत दिखा रहा है। तू मुझे खोल पहले, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। काजल बहुत ही नफरत से बोली। नोच लेना डार्लिंग, मैं भी तो यही चाहता हूँ। जो प्यार तूने इस कमीनों को दिया है, कुछ मुझे भी दे दो तो इसे आजाद कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। बोल करके हंसा और उसके पास आ करके उसका रस्सी खोलने लगा। प्रिंस, छोड़ काजल को, मुझसे बात कर। क्या चाहिए तुझे, मैं सब कुछ दूंगा। उसे छोड़ दो, अगर उसे कुछ किया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। सौर तड़प करके चिल्लाते हुए बोला, मुझे तुझसे भीख नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। बस मुझे काजल चाहिए। आज की रात ये मेरी बनेगी और कल सुबह तेरी आज़ादी है। तू यहीं बैठ, मैं आता हूँ तेरी प्यारी पत्नी के साथ थोड़ा प्यार करके। आखिर मैं भी तो जानूं इसमें है क्या जो आनंद बदल गया। तू इसका दीवाना बन गया और मैं भी तो इससे नाटक करते करते प्यार करने लगा। आता हूँ, तब सब बात जान करके तुझे बताऊंगा।
वो कमीनेपन से कहता रस्सी खोल चुका था और काजल को खींच करके ले जाने लगा था। वो उसे एक हाथ से मार रही थी। छोड़ो कुत्ते, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वो रो रही थी और सौर को पुकार रही थी। सौर भी चीख चीख करके प्रिंस को काजल को छोड़ने को बोल रहा था, पर वो हंसता हुआ उसे खींच करके ले गया। सौर चिल्ला रहा था और पहली बार अपनी बेबसी पर फूट फूट करके रो पड़ा था। प्रिंस उसे खींच करके एक फूलों से सजे हुए कमरे में ले गया। उसे बिस्तर पर धकेलते हुए दरवाजा बंद करने आया था। काजल रोते हुए अपने चारों तरफ देख रही थी। काजल, ये रोना धोना बंद करो और मेरी बाहों में प्यार से आ जाओ। मैं वादा करता हूँ तुम दोनों को कल सुबह आज़ाद कर दूंगा, वरना सौर को मार करके तुम्हें ले करके विदेश चला जाऊंगा। वो उसके रोने से चिढ़ करके बोला, प्रिंस ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, पर अब मैं शादीशुदा हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, हम दोनों को जाने दो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ जाने दो हमें। वो बिलक बिलक करके रोते हुए बोल रही थी। छोड़ दूं, जाने दूं तुम्हें? तुम्हारे कारण आज लिली जेल में पड़ी है और पुलिस मेरे पीछे हाथ धो करके पड़ी है। मैं इतने दिनों से छुपता फिर रहा हूँ। बहुत मुश्किल से कल की टिकट मिली है लंदन की। आज तुम बस मेरी, फिर मैं कल यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा और पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। ढाके लगाता है और आगे बढ़ करके उसके पास आ जाता। काजल टेबल पर रखे टेबल लैंप उठा करके अपने पीछे छुपा ली थी। उसके पास आते ही अपनी पूरी ताकत से उसके सर पर वार करती है। उसके मुंह से कराह निकलती है और वो बिस्तर पर गिर पड़ता है। काजल दौड़ करके दरवाजे की तरफ भागती है। वो दरवाजा खोल चुकी थी, पर प्रिंस उठ करके उसे पीछे से पकड़ लेता है और 2-3 थप्पड़ मारता है। मुझे मारेगी तू? तेरी ये मजाल, अब तुझे बताता हूँ मैं। चल, अब तेरे पति के सामने ही तुझे बर्बाद कर दूंगा और वो देखता रह जाएगा, कह करके खींच करके उसे सौर के कमरे में ले आता है। तेरे बहुत पंख निकल आए हैं ना, मुझे मार करके भागेगी? अब भाग करके दिखा। वो उसके हाथों को पीछे की तरफ मरोड़ देता है। काजल दर्द से दोहरी हो करके नीचे बैठ जाती है। वो उसे बालों से खींचते हुए कुर्सी पर धकेल देता है। उसके कपड़ों को खींचते हुए ठहाके लगा रहा था। तेरा सौर तो तुझे नहीं बचा सकता, क्योंकि वो तो खुद बंधा तड़प रहा है। तो अब तू एक काम कर, अपने उस पुलिस भाई को बुला, वो शायद तुम्हारी चीख सुन करके यहाँ आ जाए और तुझे बचा ले। जोर से हंसता है। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। वो अपने जीत के जश्न में चूर हो गया था। काजल उसकी पकड़ से छूटने के लिए उसे धकेल रही थी। सौर चीख करके प्रिंस से काजल को छोड़ने को बोल रहा था। वो खुद को छुड़ाने के लिए अपने पीछे बंधे हाथ को बार बार उठा पटक कर रहा था, पर रस्सी की मजबूती के आगे वो मजबूर था। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। काजल अपनी पूरी ताकत लगा करके उसे खुद से धकेल करके दूर गिरा देती है और उसे अपने हाथों पैरों से लगातार मारने लगती है। तू मुझे बर्बाद करेगा कमीने, मैं तुझे मार डालूं। वो चीखती हुई उसे मारे जा रहे थे। प्रिंस नशे में था, जिससे वो अपने हाथों से अपना बचाव कर रहा था, पर काजल अब चंडी के रूप में आ गई थी। वो अपने नाखूनों से उसका मुंह नोच करके खून निकाल चुके थे। प्रिंस गला फाड़ करके अपने चमचों को बुलाता है, पर सब उसकी तरह ही नशे में धुत पड़े थे। एक आया, पर काजल उसे भी अपने पैरों से धकेल करके गिराते हुए बगल में पड़ी कुर्सी खींच करके मार बैठे, जिससे उसका सर फट गया और वो चीखते हुए वहीं गिर करके बेहोश हो गया। अब काजल का हौसला बढ़ गया था। वो अब प्रिंस को भी कुर्सी उठा करके मारना शुरू कर दे। वो मुश्किल से अपना बचाव करने की कोशिश में लगा था। मारो काजल, इस कमीने को मार डालो, तुम ये कर सकती हो, जोर से मारो काजल, तुम्हें रुकना नहीं है, मारती जाओ। काजल को थकते देख करके सौर उसका मनोबल बढ़ाने के लिए कह रहा था, पर वो थक चुकी थी। वो प्रिंस को मारते मारते एक तरफ थक करके बैठ गई। प्रिंस इसी मौके की तलाश में था। वो उठा और उसका सर पकड़ करके दीवार पर दे मारा। वो एक बार चीखी और वहीं गिर गई। सौर काजल काजल चिल्ला रहा था, पर वो अपने होश खोए पड़ी हुई थी। प्रिंस हंसते हुए, बड़ी आई थी मुझे मारने,
अब तो ये बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाएगी और तू तो यहीं बधा चिल्लाता रहेगा, कह करके उसे गोद में उठा करके दरवाजे से बाहर निकल गया। सौर गुस्से से कुर्सी को उठाते हुए दीवार से टकरा जाता है। उसे जोर से चोट लगी पर बंधन कुछ ढीले पड़े। वो दोबारा तिबारा खुद को दीवार से टकराने लगा। रस्सी बार बार खींचती हुई बहुत ढीली हो गई, जिसे सौर खींच तान करके आजाद हो गया। उसके बाह दीवार से रगड़ खा करके खून बहने लगे थे, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। वो तेजी से बाहर निकला और काजल काजल चिल्लाने लगा। उसकी नज़र एक कमरे में गई जहां फूलों की सजावट की गई थी। वो दौड़ करके अंदर घुसा। वहां का नज़ारा देख करके उसका खून खौल गया। प्रिंस बेहोश काजल के ऊपर लेटा हुआ था और उसके कपड़े फाड़ रहा था। कमीने, छोड़ काजल को। वो उसे कॉलर से पकड़ करके उठाता है और नीचे गिरा करके लात घूंसों से मारने लगता है। वो अपने चमचों को चिल्ला चिल्ला करके बुला रहा था। 3 चमचे किसी तरह से हिलते डुलते आए थे। पकड़ो इस साले को, केवल खा खा करके पड़े हो, किसी काम के नहीं हो तुम सब, पकड़ करके मार डालो इसे। वो अपने आदमियों को होश से बेगाना देख करके चीखा था। उसका सारा नशा मार खा करके उतर गया था। 3 आगे बढ़े पर सौर उन सबको पीटते हुए गिरा देता है। उस पर खून सवार हो गया था। वो फिर से प्रिंस को मारने लगता है। काजल को कुछ कुछ होश आ गया था। वो लेटी अपने कपड़ों को खुद से समेट करके रो रही थी। प्रिंस सौर की ताकत के आगे हार गया था और अब माफ़ी मांगने लगा था। मुझे माफ़ कर दो सौर, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, तुम लोग चले जाओ, मैं अब कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। वो अपने हाथों से उसके घूंसों को रोकता बोला। उसके मुंह पर चोट लगने के कारण खून निकल रहा था। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा प्रिंस, तुमने मेरे काजल के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए, इसकी सजा मैं तुम्हारी जान ले करके दूंगा। नफरत से बोलता वो उसे जोर से मारने लगता है। प्रिंस मार खाते खाते अब अधमरा हो करके बेहोश हो गया। सौर उसे बेजान पड़ा देख करके छोड़ देता है और काजल के पास जा करके उसे अपनी शर्ट खोल करके पहनाता है और अपनी बाहों में भर लेता है। वो सिसक पड़ी थी। सौर की बाहों में खुद को सुरक्षित पा करके वो उसके बाहों से बहते खूनों को अपने फटे साड़ी से पूछने लगी थी और उसे रोकता, नीचे उतरने में मदद करता है, नीचे उतारने में मदद करता है। मैं ठीक हूँ काजल, घर चलो, वहाँ पहुँच देना। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े आगे घूमते हैं। तभी धाए से गोली चलती है और सौर के बाजू में लग जाती है। प्रिंस ठहाके लगाता खड़ा था और दूसरी गोली चलाने के लिए बंदूक को निशाने पर ले रहा था। सौर के बाहों से खून का फव्वारा छूटने लगा था, पर वो उसकी परवाह किए बिना काजल को पीछे करता प्रिंस के पास मारने जाता है। प्रिंस के पास मारने जाने लगता है, तब तक प्रिंस दूसरी गोली उस पर चला देता है। वो टेढ़ा होकर के खुद को बचाता है, पर वो उसके दूसरे बाजू में जा करके लगती है। वो वहीं गिर जाता है। दर्द से उसकी आंख फटने लगी थी। काजल उसके पास बैठ करके रोने लगी थी। छोटे ठाकुर, आंखें खोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। प्रिंस, इन्हें छोड़ दो, तुम चाहो तो मुझे मार दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। और रोते हुए कहती है। सौर को छोड़ करके प्रिंस के पैरों में गिर जाती है। तुम दोनों को तो अब मरना ही पड़ेगा काजल, पर तुझसे जो मजा चाहिए वो तो मैं ले करके रहूंगा, तब तुझे मारूंगा। तुम्हारा पति तो गया इस दुनिया से, अब तेरी बारी है। प्रिंस को लगा था गोली सौर के सीने में लगी है और वो मर गया है, इसलिए वो अपनी बंदूक अपने पॉकेट में घुसाता काजल को पकड़ करके फिर से बिस्तर पर ले आता है। सौर बेहोश हो करके पड़ा था और काजल बेबस सी प्रिंस के आगे मजबूर रो रही थी। वो अपने शर्ट खोल रहा था और उसके रोने पर हंसे जा रहा था। प्रिंस, ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे भी मार दो, पर मेरे साथ गलत मत करो। भगवान से डरो प्रिंस, तुम मेरे दोस्त हो ना, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। वो उसके आगे हाथ जोड़ करके बिलख रहे थे, पर उसकी नज़रों में छाई गंदगी उसे कुछ सुनने समझने नहीं दे रही थी। आजा काजल, मेरे सीने से लग जा, तुझे पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। अब जब तुम मेरे पास हो तो मुझे किसी का डर नहीं है, कह करके उसे अपनी ओर खींच करके जबरदस्ती करने लगता है। काजल, छोटे ठाकुर कह करके चिल्लाती है, पर सौर तो बेहोश हो गया था। बंदूक का जहर उसके शरीर में फैलने लगा था। ओ नहीं, मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो, चीखे जा रही थी। तभी
अंदर कुछ लोग आए थे दौड़ते हुए। तूने घटियापन का इतिहास पार कर दी प्रिंस, अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। आने वाला राजन था, उसे काजल के ऊपर से खींचते हुए मारता है। काजल उठ करके अपने फटे कपड़े पकड़ करके रोने लगी थी। प्रिंस चिल्ला रहा था, तुम लोग यहाँ कैसे आए? ये मेरा गुप्त फार्म हाउस है। तुम्हें किसने बताया यहाँ का पता? मैंने बताया, कहते हुए रचना देवी और सोनू सामने आए थे और ढेरों पुलिस फोर्स भी चारों तरफ फैल गए। तू कमीनी, तेरे घर में 10 दिन क्या रहा? तुमने मुझे धोखा दिया। मेरे से लिए पैसों से तेरा पेट नहीं भरा था क्या? तू एक नंबर की धोखेबाज है, मैं तुझे मार दूंगा, कह करके वो अपना बंदूक निकालने लगता है, पर सोनू दौड़ करके उससे छीन लेता है। राजन उसे मारता हुआ पुलिस के हवाले करता है। हथकड़ी पहनाओ इसे और यहाँ पड़े सब गुंडों को थाने में ले जा करके बंद करो। और उसे उन लोगों के तरफ धकेलता है। पुलिस इंस्पेक्टर उसके हाथों में हथकड़ी लगाता है और खींच करके बाहर ले जाता है। पीछे से हवलदार सब उन बेहोश गुंडों को पकड़ करके ले जाते हैं। बाहर एम्बुलेंस में से आदमी आ करके सौर को उठा करके उसमें लेटाता है। उसके साथ सोनू और 3 पुलिस वाले भी बैठे थे। तुम लोग इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, हम आते हैं, राजन बोल करके एम्बुलेंस को विदा करता है। रचना देवी काजल के पास जा करके उसे अपनी साल उड़ाती हैं और उसके आगे हाथ जोड़े रो पड़ती हैं। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। प्रिंस के साथ पैसों के लालच में मिल करके उससे तेरी शादी कराने आ पहुंची थी उस रात, पर छोटे ठाकुर ने तुमसे शादी करके मेरा मुंह बंद कर दिया था। मैं नफरत से जल रही थी और इसका फायदा प्रिंस ने उठाया। उसने मेरे घर में पुलिस से छुप करके पनाह ली और परसों रात उसने बताया कि तुम्हें और छोटे ठाकुर को मार करके विदेश भाग जाएगा। इसके लिए उसने मुझे काफी पैसे दिए। जब तुम दोनों गायब हो गए और गांव में हाहाकार मच गया, तब सबके बीच छोटे ठाकुर और तुम्हारी अच्छाई की चर्चा होने लगी थी। सब कहते थे छोटे ठाकुर के कारण हमें खाना मिलता है और काजल बेटी हमारा मुफ्त में इलाज करती है और दवा भी मुफ्त में देती है। सब मुझे कहने लगे थे कि तू मेरी बेटी है, ये मेरे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। सब तुम दोनों की सलामती के लिए पूजा करने लगे थे और मुझे शर्म आने लगी थी खुद के घटिया हरकत और सोच के लिए। सोनू के दिल में भी भाई का प्रेम जाग रहा था और वो पुलिस के पास जाने की बात बोल करके मुझे भी साथ चलने को कहा। मैं अपनी गलती पर पछतावा कर रही थी और तुम लोगों को बचाने के लिए थाना जा करके इनसे मिली और सारी बात बताई। वो रो करके माफी मांगती राजन के तरफ इशारा करती है। हाँ, पर इन लोगों इस जगह का नाम पता नहीं था, कारण हमें यहाँ पहुँचने में बहुत देर हो गई। राजन बोला, माँ आपने हम दोनों को बचाया है, ये उपकार मैं हमेशा याद रखूंगी। मैंने आपको माफ किया। मुझे आपसे पहले भी कोई शिकायत नहीं थी। मैं जानती थी आपके पास पैसों की कमी थी, जिस कारण आप ऐसा कर रहे थे। अब आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने भी आपको कभी मुड़ करके नहीं देखा। काजल रो करके रचना देवी के गले लग जाती है। अच्छा, अब यहाँ से चलें? सौर हॉस्पिटल में भर्ती हो चुका है और उसका ऑपरेशन चल रहा है, राजन कहते हुए बाहर निकलता है और काजल रचना देवी का हाथ पकड़ करके पीछे चल पड़ी थी। हॉस्पिटल में ममता जी, रितु, मोहित, सोनू, मिली और कुछ पुलिस वाले सब कॉरिडोर में बैठ करके ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। उसे देख करके ममता जी आगे आ करके उसे गले से लगाती हैं और रो पड़ती हैं। उनसे लिपट करके, मत रो काजल, कुछ नहीं होगा, सौर को भगवान जी से प्रार्थना कर, वो सबको सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे। उसका माथा चूम करके उसे अपने पास बेंच पर बैठाया है। रचना देवी हाथ जोड़ करके उससे माफी मांगती हैं और वो भी वहीं बैठ जाती हैं। काजल मन ही मन भगवान का प्रार्थना करने में लगी थी। 2 घंटे ऑपरेशन के बाद थिएटर से डॉक्टर निकले। आप लोग घबराइए मत, ऑपरेशन करके दोनों बाजू से गोलियां निकाल दी गई हैं और कुछ घंटों में उन्हें होश आ जाएगा, बोलकर मुस्कुराते हुए अपने केबिन की ओर चल पड़े। काजल ममता जी के गले लग करके जोर से रो पड़ी। वो भगवान का शुक्र मना रही थी। राजन वहीं आ करके काजल की ओर एक पैकेट बढ़ाता है। वो उसका चेहरा देखने लगे थे। तुम्हारे कपड़े घर से मंगवाए हैं, जा करके बदल लो। सौर तुम्हें इस हालत में देख करके दुखी हो जाएगा।
कह करके वो मिली और रीतू को उसकी मदद करने को बोलता है। कुछ देर बाद जब वो कपड़े बदल करके आती है तो मिली और रीतू राजन को बताती है काजल को भी चोट लगी है। राजन डॉक्टर को बुलाता है, वो उसके सर पर हाथों पर पट्टी करते हैं। बहुत हौसले वाली है आप, बहुत ही दिलेरी से लड़ाई की है, शायद आपके हाथों में पड़े काले निशान इस बात का सबूत हैं। सब डॉक्टर की बात सुन करके काजल को गर्व भरे नजरों से देखने लगते हैं। 2 घंटे बाद सौर होश में आ चुका था और वो काजल को ढूंढ रहा था। काजल उसके सामने आती है, वो उसके हाथों को पकड़ करके रो पड़ता है और काजल भी सिसकने लगती है। कुछ नहीं हुआ है सौर जी, मैं समय पर पहुंच गया था और उस प्रिंस को अब जेल में बंद कर दिया है। अब वो तुम लोगों को कुछ नहीं कर सकता है और ये सब हुआ है काजल की माँ और भाई की वजह से, कह करके सारी बात बताता है और रचना देवी और सोनू को सामने आने को बोलता है। वो दोनों आगे आकर के सौर के आगे हाथ जोड़ लेते हैं। रचना देवी के आंखों से आंसू छलक रहा था और सोनू भी उदास था। सौर सोनू को पास बुला करके उसके पीठ थपथपाता है, आखिर तुमने साबित कर दिया कि तुम काजल के साहसी भाई हो। एक भाई का कर्तव्य निभा करके तूने अपने रिश्ते का मान रख लिया। सोनू, मुझे तुम पर नाज है और आपको भी मैंने माफ़ किया। रचना देवी, आपके कारण आज हम दोनों सही सलामत हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सौर दोनों से कहता है और माँ की तरफ देखता है। वो भी धीरे धीरे रो रही थी। माँ आप मत रोइए, हम लोग ठीक हैं, चलो मुझे घर ले चलो, मुझे यहाँ बीमारों की तरह नहीं रहना है, कह करके राजन की ओर देखता है। वो हाँ में सिर हिला करके बाहर हॉस्पिटल की औपचारिकता पूरी करने चला जाता है। कुछ देर बाद सब लोग 2 गाड़ियों में सवार होकर के हवेली की तरफ निकल पड़े थे। सबके चेहरे पर खुशियों की किरणें लहरा रही थी। काजल सौर को कंधे पर सर रखे अपने आने वाले खुशहाल जिंदगी की कामना कर रही थी और अपना परिवार आगे बढ़ाने के लिए दिल ही दिल में तैयार हो चुके थे। ममता जी भी अपने बेटे और बहू की सलामती पर दिल में भगवान का शुक्र मना रही थी। सौर रचना देवी और सोनू को दिल से माफ कर चुका था और उन्हें हमेशा के लिए अपने ही घर में रख लेता है। दूसरे दिन सोनू के साथ उनके घर से जा करके उन लोगों का सामान ले आता है और अब हवेली में सब एक साथ रहने लगे थे। रचना देवी अब बिल्कुल ही बदल गई थी। ममता जी को भी रचना देवी के रूप में एक सहेली मिल गई थी। सौर ने सोनू का एडमिशन कॉलेज में करवा करके उसकी पढ़ाई शुरू करवा दी थी। राजन और मिली उन दोनों को खुश देख करके बेहद खुश थे। सौर राजन की दोस्ती पर उसका एहसानमंद था। आज काजल का नसीब सारे दुखों से निकल करके उसके आंचल में खुशियों की रूप में तारों की तरह चमक रहा था। वो अपने पापा का सपना भी पूरा कर चुकी थी और अपने जीवन साथी के रूप में सौर जैसे नेक और साहसी इंसान की जीवन संगनी भी थी। अब वो दोनों एक नए सफर पर चल पड़े थे जहां खुशियां उनकी राह देख रही थी और सूरज की किरणें नया सवेरा लिए उन दोनों को वेलकम कह रही थी। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।